करने को। नाउ नाउ लास्ट टॉपिक है, उसको कहा जाता है टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। क्या कहा जाता है? टिश्यू कल्चर। टिश्यू नहीं बोलते हैं, वो गलती है, और टिश्यू है सुफियान मियां, टिश्यू। ठीक है, ठीक है, टिश्यू कल्चर टेक्निक। ना हमने अगर शुरुआत से अगर इस चैप्टर को थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो क्या होगा कि हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे प्लांट ब्रीडिंग में, तो हमारा मेन फोकस ये है कि पौधों के अंदर पैदावार कैसी होगी। तो अगर वो बीमारियों से बचेंगे तो पैदावार होगी, इंसेक्ट से बचेंगे तो पैदावार होगी, फिर वो खुद भी कंटेंट अगर ज्यादा स्टोर करके रखेंगे तो पैदावार होगी। इसी तरह से सिंगल सेल प्रोटीन, यानी हम लोगों की नीड फुलफिल कर रहे हैं, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इंसानों के लिए पैदावार में क्या कर रहे हैं, इजाफा। अब ये तरीके तो हो गए, लेकिन हमको ये मालूम है कि अभी तक क्या जो भी प्लांट डेवलप होता है, तो प्लांट डेवलप होने के लिए क्या जरूरी है, बीज। जब तक आप बीज जमीन में नहीं डालेंगे उससे पौधा नहीं उगेगा। लेकिन टिश्यू कल्चर की टेक्निक की मदद से अब बीज की जरूरत, सीड की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, पौधे के किसी भी पार्ट से आप क्या कर सकते हैं, एक नया प्लांट, एक नया पौधा बना सकते हैं। आपने पत्ता लिया, उससे पौधा एक बन सकता है। आपने उसकी जड़ ली, रूट ली, उससे बन सकता है। तो उसी टेक्निक को क्या कहा जाता है, टिश्यू कल्चर टेक्निक। यानी अगर आपके पास एक सीड है तो उस एक सीड से एक ही प्लांट बनेगा, लेकिन आपके पास एक पौधा है, उसका एक पत्ता है, और उस पत्ते के जितने टुकड़े हो सकते हैं उतने टुकड़े आपने कर दिए, तो उतने सारे क्या बनेंगे, प्लांट बनेंगे। तो टिश्यू टेक्निक, टिश्यू कल्चर टेक्निक के जरिए आपने क्या किए, प्लांट के प्रोडक्शन में क्या कर दिए, इजाफा। ना अब उसकी समझते हैं। चूंकि रिवायती जो ब्रीडिंग टेक्निक्स है उनकी जो मांग है साथ देने और फसलों को बेहतर बनाने के लिए काफी हद तक क्या हो गई, तेज थी, और मौसर तरीके क्या कर रही है, फराहम कर रही है। लेकिन बाद में जाके ये बात पता चली कि ये जो फसलों की बेहतर बनाना है और इसी तरह से उसके मौसर तरीके फराहम करना है, उसमें वो धीरे धीरे क्या होते चली गई है, नाकाम होते चले गई। तो शुरुआत में तो ये लगा कि ये ब्रीडिंग की जो टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं इससे प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है, वो ऐसे फ्रूट दे रही है जिसमें कंटेंट ज्यादा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद समझ में आया कि यार ये टेक्निक्स वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही है। फिर क्या किया गया, इसके लिए दूसरी टेक्नोलॉजी को वजूद में लाया गया, जिसमें से एक कौन है, टिश्यू कल्चर टेक्निक। टिश्यू कल्चर टेक्निक का मतलब क्या है, तो क्या हुआ 1950 के दौरान साइंसदानों ने यह पता चलाया कि जो एक्सप्लांट होते हैं, एक्सप्लांट क्या मीनिंग क्या होता है, एक्सप्लांट, एक्सप्लांट बोलते हैं पौधे का कोई भी छोटा सा टुकड़ा, पौधे का कोई भी आप क्या करें, छोटा सा टुकड़ा लीजिए। कोई भी टुकड़ा मतलब चाहे रूट हो, चाहे शूट हो, चाहे लीफ हो, स्टेम हो, कोई भी टुकड़ा लो, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सप्लांट। क्या कहते हैं उसको, एक्सप्लांट। यानी आप टुकड़ा नहीं बोलते, अब क्या बोलते हैं आप उसको, एक्सप्लांट। यानी आपने लीफ को कट किया, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया, तो वो जो टुकड़ा है आप उसको टुकड़ा नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे उसको, एक्सप्लांट। एक्स मतलब टूटा हुआ, एक्स का मतलब क्या होता है ना, हम बोलते हैं ना एक्स एमएलए, पहले एमएलए था अब नहीं है, अब नहीं है ना, टूटा हुआ एमएलए। ठीक, तो याद रखना। तो एक्सप्लांट, तो एक्सप्लांट से पूरे पौधे को क्या किया जाता है, दोबारा पैदा किया जा सकता है। टिश्यू कल्चर का असल मतलब यह है कि एक पौधे के कोई भी हिस्से को निकाल कर जरासीम से महफूज हालात में क्या करें, मखसूस तगजियाई मीडियम के जरिए टेस्ट ट्यूब के अंदर उगाना। अब बेसिकली ये जो टेक्निक्स है इसमें क्या किया जाता है, इसमें सबसे पहले ये किया जाता है कि पौधे का एक टुकड़ा लेंगे, उस टुकड़े को यहाँ क्या बना है, एक्सप्लांट। अब इस एक्सप्लांट से आपको पूरा कंप्लीट पौधा कैसे मिलेगा, क्योंकि हमको मालूम है कि कोई भी टुकड़ा हो, कोई भी प्लांट का हिस्सा हो, वो जब भी टूटेगा, कटेगा, फटेगा, तो वो सड़ना शुरू हो जाएगा। सड़ने के लिए जिम्मेदार कौन है, जरासीम, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो उसके ऊपर आगे क्या करेगा, अटैक करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब आपने वो टुकड़ा कट किया तो उस एक्सप्लांट को आपकी हिफाजत भी करना पड़ेगा, किससे करना पड़ेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब यह है कि पहले उसको स्टरलाइज करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। स्टरलाइजेशन समझता, स्टरलाइजेशन का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पाक। इंजेक्शन लिए कभी हाथ पे, तो उससे पहले वो ऐसे लगाते ना, क्या कर रहे होते हो, स्टरलाइजेशन।
क्लीन कर रहे होते हैं कि यहाँ जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको वो क्या करते हैं, साफ, और उसके बाद वो इंजेक्शन, नहीं तो क्या होगा, वो इसमें चला जाएगा। और अगर वो टीबी की भी करा तो हमको टीबी की भी हो जाएगी, यानी टीबी की बीमारी हो जाएगी, है ना। कोई टाइफाइड का एक आधा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठा हुआ था, चला जाएगा। मतलब ये है कि हमारी स्किन के ऊपर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम पहले क्लीन करते हैं, और उस क्लीन जगह के जरिए हम सीरीज को हमारे जिस्म में क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ बेसिक कंसेप्ट क्या याद रखना है कि वो जो टिश्यू कल्चर के लिए हम क्या करते हैं, वो जो भी एक्सप्लांट होता है सबसे पहले उसको जरासीम से क्या करते हैं, महफूज करते हैं। फिर उस महफूज हालत में उसको मखसूस स्पेशल तग़ज़ियाई मीडियम, स्पेशल तग़ज़ियाई मीडियम का मतलब क्या है, स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम का मतलब क्या है कि हमको मालूम है कि ये जो लीफ है, ये जो पत्ता है, ये जो टुकड़ा है एक्सप्लांट का, इससे मेरे को शूट बनाना है, इससे मेरे को रूट बनाना है, फिर आगे चल के इससे पत्ते बनेंगे। तो मैं क्या, मेरे को ये मालूम है कि यार इसकी ग्रोथ के लिए नेचुरल प्रोसेस में हाइट बढ़ाने के लिए कुछ हार्मोन लगते हैं, तो मैं क्या करूंगा, उस मीडियम में हार्मोन ऐड करूंगा। मेरे को मालूम है कि इस पौधे की ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए, तो मैं उसमें अमीनो एसिड्स ऐड करूंगा, यानी मैं वो पूरे न्यूट्रिएंट्स उसको दूंगा जिसकी वजह से वो अपनी क्या कर सकता है, नमो कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है, अपनी अफजाइश कर सकता है। तो जैसा हम बिरयानी खा रहे हैं, नान खलिया खा रहे हैं, वैसे ही उसका भी खाना है। उस खाने का नाम क्या है, न्यूट्रिएंट मीडियम, याद रहेगा। फिर इस न्यूट्रिएंट मीडियम को हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं सुफियान मियां, इस न्यूट्रिएंट मीडियम को कहाँ रख रहे हैं, टेस्ट ट्यूब, कहाँ रख रहे हैं हम, टेस्ट ट्यूब। तो इस तरह से ये पूरा न्यूट्रिएंट मीडिया होता है जो टेस्ट ट्यूब में होता है, और उसके अंदर हम एक्सप्लांट को डालते हैं जिससे पत्ते आगे चल के जड़ें वगैरह ग्रोथ होती है। इस तरह से कंप्लीट उसके अंदर धीरे धीरे क्या होना शुरू होता है, एक पौधा बनना शुरू होता है। तो इस तरह से ये टेक्निक की जाती है कि ये पौधा है, इससे आपने एक छोटा सा टुकड़ा लिया, उसको फिर एक प्लेट पे रखा जहां पर उसको खाने के लिए दिया, फिर उससे इस तरह से धीरे धीरे फिर आगे उससे आखिर में क्या बनेगा, एक कंप्लीट। बीज को डालेंगे उसकी भी ग्रोथ होगी, लेकिन हमको यहाँ पर बीज का इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बीज को अगर आप डालेंगे तो बीज से सिर्फ एक ही पौधा निकलेगा। समझ में आ रहा है? हमको तो पैदावार में क्या करना है, इजाफा। तो हमारे पास एक ही बीज है, तो हम पहले एक बीज से एक पौधा बना देंगे और उस पौधे से फिर कई सारे पौधे बनाएंगे। ट्यूब में हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उसको कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, उसको हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर दे, उसको हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी दे, उसको हम स्पेशल हार्मोन्स दे, यानी कंट्रोल कंडीशन में हम पहले उनको ग्रो करवाते हैं और फिर उसको ले जाके फिर फील्ड पे ग्रो करते हैं। समझ में आ रहा है? तो कंट्रोल कंडीशन के लिए हम उसको लेबोरेटरी कंडीशन में या लेबोरेटरी में उसको क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। नमो हाँ, बाद में आगे जाके फिर आप क्या करेंगे उसको, यानी जैसे उसकी हाइट बढ़ गई, मतलब वो सरवाइव कर गया, जिंदा रह गया, तब आप उसको ले जाके क्या करेंगे, फील्ड में ग्रो करना शुरू करेंगे। एक्सप्लांट, हाँ, नहीं होगी। टेस्ट ट्यूब में डाले तो क्यों ग्रोथ हो रही है? क्योंकि उस जगह पर उसको न्यूट्रिएंट मिल रहा है। जमीन में इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जमीन के अंदर वो कंट्रोल इन्वायरमेंट नहीं रहेगा। जमीन में फंगस भी मिल जाएंगे, बैक्टीरिया भी मिल जाएंगे, डिकम्पोजर भी मिल जाएंगे, वो उस पूरे पत्ते को सड़ा गला के खत्म कर। हाँ, जमीन में बीज की ग्रोथ क्यों होती है? क्योंकि आगे हम चलेंगे, आगे पढ़ने वाले हम जब पौधों के मामले में बात करेंगे कि वो जो बीज का हॉल होता है वो प्रोटेक्टिव होता है, वो हिफाजत करता है, उसके एम्ब्रियो की हिफाजत करता है ना। पुराने वीडियोस तुमने देखे हैं शायद, नहीं तो तुम देखते तो उसमें ये पूरा चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला प्लांट के अंदर, है ना। तो बात समझ में आएगी। नाउ अब जब हम एक सेल एक्सप्लांट से एक पूरे पौधे को पैदा करता है, तब इस सलाहियत को कहा जाता है टोटीपोटेंसी। क्या बोला जाता है? टोटीपोटेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी, पोटेंसी का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल, ख्वा, ताकत। टोटी मतलब टोटल, तो पूरे पार्ट्स बनाने की उसकी ताकत को क्या बोला जाता है? टोटीपोटेंसी। तो एक एक्सप्लांट के अंदर और एक एक्सप्लांट के एक सेल के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो पूरा पूरा क्या एक पौधा दे, है ना। आजकल हम सुनते हैं स्टेम सेल, आप लोगों ने सुना क्या? एक नई टेक्नोलॉजी आई हुई है, इसको बोला था स्टेम सेल। यानी आप क्या कर सकते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि बेबी की जब डिलीवरी हो जाती है तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, नाल,
उस नाल को प्रिजर्व करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है, कई सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर फ्यूचर में इनकेस अगर उस बच्चे का कोई पार्ट खराब हो गया तो आप वो स्टेम सेल लेंगे, उसको लेबोरेटरी कंडीशन में डालेंगे, उससे वो पार्ट बनाएंगे और वो ट्रांसप्लांट कर देंगे। नई टेक्नोलॉजी बनी है। हाँ, ये पॉसिबल है। अब धीरे धीरे लोग इस पे काम कर रहे हैं और ये रिसर्च हो रही है। तो वैसे ही पौधा है, तो आपने एक एक्सप्लांट लिया, उस एक सेल से पूरे पार्ट बन गए। हालांकि वो लीफ से लिया था आपने, तो इसका मतलब क्या है, उससे तो सिर्फ लीफ बनना चाहिए था। अगर बन बन के कुछ भी बनता तो क्या बनना चाहिए था? लीफ। रूट भी बन रहा है, शूट भी। इसका मतलब ये है कि उस सेल के पास पूरे डीएनए की इंफॉर्मेशन है, और वो पूरी इंफॉर्मेशन की वजह से वो पूरे प्लांट के पार्ट्स बनाने की क्या रखता है? सलाहियत। इसीलिए उस सलाहियत को क्या बोला जाता है? टोटीपोटेंसी। अब ये टोटीपोटेंसी क्या है, कैसा करते हैं, तो आप ये आगे रिसर्च जब करेंगे तब आप समझेंगे। तो इसीलिए कहा था है आप अगली क्लासों में जानेंगे कि इसे कैसे हासिल किया जाता है। यहाँ इस बात पर जोर देना जरूरी है कि तग़ज़ियाई मीडियम यानी जो न्यूट्रिएंट मीडियम है उसमें क्या होता है? कार्बन का वो एक जरिया है जिसको कहा जाता है सुक्रोज, और साथ ही साथ गैर नामियाती नमक जैसे विटामिन है, अमीनो एसिड्स है, ऑक्सीन है, साइटोकाइनिन है। ये ऑक्सीन साइटोकाइनिन क्या है? दीज आर दी हार्मोन्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, ये प्लांट के हार्मोन है। ये प्लांट की हाइट को बढ़ाएंगे, रूट को बढ़ाएंगे, शूट को बढ़ाएंगे। तो हम क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या क्या देते थे प्लांट को? कार्बन सोर्स, यानी कार्बन सोर्स के तौर पर हम उसको क्या देते हैं? सुक्रोज। कार्बन सोर्स का मतलब क्या है? हमारा जो जिस्म है, हमने ये पढ़ा था, अगर आपको याद होगा बायोमोलिक्यूल्स में, तो हमारे जिस्म के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसकी मिकदार ज्यादा है। इसका मतलब अगर आपकी ग्रोथ भी होगी तब भी ये कंटेंट ज्यादा लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये दीवार है, इस दीवार के अंदर सीमेंट की मिकदार ज्यादा है। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो इससे ज्यादा सीमेंट निकालना चाहिए। जब इसको बनाना है तो सीमेंट भी क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो इसी तरह से प्लांट की जब ग्रोथ होती है तो उसमें कार्बन कंटेंट क्या होता है? तो कार्बन देना है उसको, उसकी कार्बन देने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है न्यूट्रिएंट मीडिया में? सुक्रोज। साथ ही साथ क्या दिया जाता है? गैर नामियाती मुरक्कबात, गैर नामियाती नमक, सॉल्ट्स उसको दिए जाते हैं। इसी तरह से उसको क्या दिया जाता है? विटामिन। साथ ही साथ क्या दिए जाते हैं? अमीनो एसिड दिए जाते हैं, ताकि उसको बॉडी को क्या मिले? प्रोटीन मिले। और साथ ही साथ उनको क्या दिए जाते हैं? उनको दिए जाते हैं ऑक्सीन और साइटोकाइनिन। ऑक्सीन और जो साइटोकाइनिन है, और ऑक्सीन और जो साइटोकाइनिन है, ये दोनों भी क्या है? ग्रोथ रेगुलेटर है, हार्मोन है। ऑक्सीजन की वजह से क्या बढ़ता है? ऑक्सीजन की वजह से उसकी जो रूट है इसमें इजाफा होता है। साइटोकाइनिन की वजह से क्या होता है? शूट में इजाफा होता है। तो अभी हम जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे दैट टाइम इंशाल्लाह हम ये बातों को समझेंगे कि कैसा होता है। तो इस तरह से जैसे ग्रोथ रेगुलेटर लाजमी तौर पर क्या होते हैं? फराहम करने चाहिए होते हैं। तो हम वो सारी की सारी चीजें किसके जरिए फराहम करते हैं? न्यूट्रिएंट मीडिया, तग़ज़ियाई मीडियम के जरिए। नाउ इन तरीकों के इस्तेमाल से बहुत कम वक्त में कसीर तादाद में पौधों की क्या हो सकती है? अफजाइश होती है। और ये बहुत ज्यादा क्या हो गया? आसान तरीका है। यानी आप एक सीड के बजाय कई सारे एक्सप्लांट यूज करेंगे, और कई सारे एक्सप्लांट से आपको कई सारे क्या मिलेंगे? प्लांट मिलेंगे। टिश्यू कल्चर के जरिए हजारों पौधे पैदा करने का ये जो तरीका है, इसको कहा जाता है माइक्रो प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब क्या? हम बोलते हैं ना प्रोपागेंडा। प्रोपागेंडा मतलब किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल दिए, और इसी प्रोपागेंडा से यहां बड़ा प्रोपागेशन। और माइक्रो प्रोपोगेशन का मतलब क्या है? छोटी चीज को बड़े लेवल पर आपने प्रोड्यूस किया, इसलिए उसका नाम क्या बन गया? तो आपने टिश्यू कल्चर के जरिए क्या किए? पौधों की पैदावार में इजाफा किए, उसको क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोपागेशन। ठीक है। नाउ इन पौधों में से हर एक जीनी एतबार से असल पौधे से क्या होगा? मुशाबा, जिससे उन्हें उगाया गया, यानी वो सब एक दूसरे के क्या होंगे? सोमा क्लोन। नाउ सोमा क्लोन क्यों बोला गया है? हफीज जी याद आ रहा है कि कुछ इससे पहले हमने कुछ पढ़े थे? एक पढ़ा था हमने सोमैटिक सेल, और एक पढ़ा था हमने गैमेटिक सेल। याद आ रहा है?
सोमैटिक सेल मतलब जो जिस्म के पार्ट बनाते हैं, गैमेटिक सेल मतलब जो जर्म सेल है, सेक्स सेल है, जिनसे हमारी जीनेटिक इंफॉर्मेशन आगे पास होती है, स्पर्म एग, है ना, इनके केस में पोलन ग्रेन, ओव्यूल, याद आ रहा है। अब ये जो पार्ट बना, यानी ये जो पौधा ग्रो हुआ, ये पौधे के ग्रोथ के लिए आपने किसका इस्तेमाल किए? लीफ का, शूट का, रूट का। आपने किसी सेक्स सेल का या उस सेल का जिसके जरिए पोलन ग्रेन का, इनका इस्तेमाल किए क्या? नहीं। इसका मतलब आपने कौन से वाले सेल का इस्तेमाल किए? सोमैटिक सेल। इसलिए जब ये सोमैटिक सेल से अलग अलग पौधे बनेंगे तो वो सब एक जैसे रहेंगे। कैसे रहेंगे? एक जैसे। क्यों एक जैसे? क्योंकि सबका जो डीएनए वो क्या रहेगा? सेम। और जब सबका डीएनए सेम है और वो सबको कहां से आपने डेवलप किया? सोमैटिक सेल। तो इसीलिए हम यहां उनको क्या कह रहे हैं? सोमा क्लोन्स। क्या कह रहे हैं उनको? सोमा क्लोन। सोमा मतलब जो सोमैटिक सेल है, क्लोन मतलब जो एक जैसे, आइडेंटिकल है। इसीलिए एक वर्ड हम आगे चल के पढ़ने वाले, दैट इज क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है? क्लोनिंग का मतलब होता है अपने जैसा दूसरा जानदार पैदा करना। मेरे जैसा जावेद पूरा मेरे जैसा रहेगा, बाल मेरे जैसे, कलर मेरे जैसा, गोरा, ये सब रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? क्लोनिंग। क्या बोलेंगे इसको? क्लोनिंग। तो यहां पर ये जो पौधे डेवलप हुए माइक्रो प्रोपगेशन में, इनके लिए उन्होंने किसका इस्तेमाल किया? पहली चीज सोमैटिक सेल, बॉडी के पार्ट्स बनाने वाले सेल, जिस्म का हिस्सा बनाने वाले सेल। इन्होंने सेक्स सेल का इस्तेमाल नहीं किया, इन्होंने जिनसी खलीए का इस्तेमाल। इसलिए यहां पर जो नाम पड़ा वो नाम क्या बना? सोमा क्लोन्स। तो माइक्रो प्रोपगेशन के जरिए टिश्यू कल्चर टेक्निक का इस्तेमाल करके बहुत बड़े पैमाने पर हम पौधों को ग्रो कर सकते हैं, और सारे के सारे पौधे एक दूसरे की क्या रहेंगे? क्लोन, एक जैसे। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या बन गया? सोमा क्लोन। याद रहेगा। अगर उन्होंने सोमा क्लोनल टेक्निक बोल दिया तो कंफ्यूज नहीं होना। सोमा क्लोनल टेक्निक का मतलब ही क्या है? टिश्यू कल्चर टेक्निक। और उसी टिश्यू कल्चर टेक्निक का वजह से आपके पास क्या होती है? माइक्रो प्रोपगेशन। तो तीनों टर्मिनोलॉजी एक दूसरे को डिफाइन करती, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए। सुफियान मियां, पक्का? नाउ बहुत से अहम ग़िज़ाई पौधों जैसे टमाटर, केला, सेब वगैरह इस तरीके के इस्तेमाल से सनती पैमाने पर क्या किए जा रहे हैं? पैदा किए जा रहे हैं। फिर इस प्रोसेस को और बेहतर तौर पर समझने और इसकी सताइश करने के लिए अपने उस्ताद के साथ एक टिश्यू कल्चर लैब या तजुर्बा गाह में देखने को जाइए। चलो मेरे साथ, मेरे लैब में टिश्यू कल्चर ही होता है, टेंशन नहीं, जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक। नाउ इस तरीके का दूसरा अहम इस्तेमाल जो किया जा सकता है वो बीमार पौधों से सेहतमंद पौधों का हुसूल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए कि आपके पास कोई पौधा है, वो बीमार है। अब आप क्या चाहते हैं कि वो जो पौधा है वो रेयर है, यानी अगर ये पौधा भी चला गया तो दुनिया से ये सब खत्म हो जाएगी। तब आपके लिए एक बड़ा क्वेश्चन आ गया कि यार इनकी जनरेशन को आप कैसे बचा के रखेंगे? क्यों? क्योंकि अगर इनसे सीड भी अगर आएगा तो वो सीड के अंदर बीमारी वाले जीन रहेंगे, वो कैरेक्टर रहेगा, नतीजे में बीमारी उस पौधों में भी रहेंगी। तो अब आपको क्या करना है? आपको ऐसे पौधे बनाना है जिसमें बीमारी ना हो। तो आप क्या करेंगे? आप उस पूरे पौधे के अंदर देखेंगे कि बीमारी कहां पर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पत्ते, सारे पत्तों में बीमारी दिख रही है, सारे पत्तों के अंदर येलो कलर दिख रहा है, स्पॉट दिख रहा है। एक पत्ता है वो पूरा का पूरा ग्रीन है, इसका मतलब अभी बीमारी वहां तक नहीं पहुंची। अब आपने वो पत्ता निकाला, उसका टिश्यू कल्चर किया, उससे नए पौधे बना दिए, नए प्लांट बना दिए। तो हुआ क्या कि आपने उसी पौधे के एक हेल्दी लीफ का, एक सेहतमंद लीफ का इस्तेमाल करके क्या करें? बीमारी से पाक, बगैर बीमारी के या बीमारी से बचे हुए पौधों को क्या किए? प्रोडक्शन की। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इस तरीके का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं? बीमार पौधों से बगैर बीमार वाले या सेहतमंद पौधों को क्या कर सकते हैं? टिश्यू कल्चर टेक्निक का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं? हासिल कर सकते हैं। फिर चाहे एक पौधा वायरस से क्यों मुताद्दी नहीं हो सकता, यानी आप पैथोजन से बात करते हैं तो ठीक है, समझ में आता है, फंगस से बात करते हैं तो समझ में आता है। अगर कोई पौधा ऐसा भी हो मेरा बाजी जिसको वायरस का इन्फेक्शन है, उसका भी आप बीमारी को एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी उसे सेहतमंद पौधा ला सकते हैं। क्यों? उसका रीजन ये है कि जो मेरिस्टेम है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ऊपरी वाला और बगली वाला, ऊपरी और बगली का मतलब क्या होता है? जब पौधे की ग्रोथ होती है
तो पौधे की ग्रोथ के वक्त इस तरह से ऊपरी सतह पर जाने वाला, और इस तरह से बीच बीच में क्या बनते जाती है, ब्रांच। तो ये हो गया बगली, बाजू से निकल रहा है, और दूसरा हो गया ऊपरी। तो यहाँ पर ये जब ग्रोथ करने जाते हैं तो यहाँ पर जो मौजूद टिश्यू है, इन टिश्यू को कहा जाता है मैरिस्टेमेटिक, है ना, मैरिस्टेमिक। हाँ, तो ये जो मैरिस्टेमिक टिश्यू है ये वायरस से पाक होते हैं। क्यों वायरस से इसलिए पाक होते हैं क्योंकि जितनी देर में वायरस डिवाइड होता है उससे फास्ट ही डिवाइड होते हैं। तो वायरस के डिवीजन से पहले ही अपना डिवीजन क्या करते जाएंगे, कंप्लीट। तो जब तक वायरस इसके पीछे पीछे आएगा तब तक वो बहुत आगे निकल चुका होगा। तो प्लांट की खास बात यह है कि हम इनके अंदर क्या कर सकते हैं, वायरस से पाक, वायरस से बचे हुए पौधों को भी क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, उनकी नमो कर सकते हैं। बस एक शख्स मेरिस्टेम को अलग कर सकता है और उससे क्या कर सकता है, इन विट्रो उगाकर जरासीम पाक पौधे हासिल कर सकता है। इन विट्रो मतलब लैब कंडीशन, इन विवो मतलब बाहर, ठीक है। तो इन विट्रो लेवल पे उसको हासिल किया जा सकता है। साइंसदानों ने क्या किया, गन्ने और आलू वगैरह के मेरिस्टेम कल्चर टेक्निक को कामयाब बना चुके हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आज गन्ना और आलू इनकी पैदावार कर सकते हैं। इनके जरिए हम क्या कर सकते हैं, नए पौधे बना सकते हैं। ठीक, इसमें कोई डाउट है तो याद रखना है कि टिश्यू कल्चर टेक्निक है। टिश्यू कल्चर टेक्निक में हम क्या करेंगे, पौधे का कोई भी पार्ट लेंगे जिसको एक्सप्लांट बोलेंगे, उसको हम कहाँ ग्रो करेंगे, न्यूट्रिएंट मीडियम में। न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या रहेंगे, वो सारे कंटेंट रहेंगे जो पौधे को चाहिए, जैसे ग्लूकोज, सॉरी कार्बन सोर्स सुक्रोज, इसी तरह से अमीनो एसिड, प्रोटीन, ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम बहुत सारे छोटे छोटे एक एक्सप्लांट से बहुत सारे पौधे बना देंगे तब हम उसको बोलेंगे माइक्रो प्रोपगेशन। और चूंकि हम इसके लिए सोमैटिक सेल यूज कर रहे हैं इसलिए इसको बोला जाएगा सोमा क्लोनल। और क्लोन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सारे पौधे जो बनेंगे वो एक जैसे रहेंगे, एक दूसरे की कॉपी। और दूसरा, इसी तरीके का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पौधे के अंदर मौजूद बीमारी को निकाल सकते हैं। आयशा बाजी समझी बात, समझी ना। अब एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि साइंसदानों ने क्या किया, साइंसदानों ने पौधों से वाहिद सेल तक को अलहदा किया। यानी अब उन्होंने क्या किया, टेक्निक्स इतनी आगे बढ़ी कि आप पूरे पौधे के सिंगल सेल को भी अलग कर सकते हैं। हमने कहा ना कि जो यूकैरियोट्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल, ये कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर, कई सारे सेल इनमें होते हैं, लाखों सेल इनमें मौजूद होते हैं। तो साइंसदानों ने ऐसी टेक्निक डेवलप की जिसके जरिए वो क्या कर सकते हैं, एक सिंगल सेल को भी पौधे से क्या कर सकते हैं, आसानी से अलग कर सकते हैं। और इनके जो सेल दीवार होती है उसको जायल भी कर सकते हैं। जायल करना मतलब, हाँ उसका वर्ड क्या दिया इंग्लिश में, ब्रेक डाउन है क्या, डाइजेस्टिंग, जायल करना, तोड़ना। अब यहाँ पर जो डाइजेस्टिंग है किसका मतलब क्या होता है, डाइजेस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी एंजाइम की मदद से उसको क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, सेल दीवार है इसको जायल करेंगे और उसके बाद वहां पर क्या मिलेगा आपको, प्रोटोप्लास्ट। तो आपके पास जब सेल है और उस सेल के बाद आपके पास क्या रहेगा, प्रोटोप्लास्ट। क्या रहेगा, प्रोटोप्लास्ट। इसका मतलब आपने क्या किए, सेल के पास से किसको रिमूव कर दिए, सेल वॉल। तो सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या होता है, बगैर सेल वॉल के सेल, बगैर सेल वॉल के सेल, उसको क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लास्ट। तो आपने क्या किए, पूरे पौधे से एक सेल निकाला, उस एक सेल का बाकी क्या निकाल दिया, सेल वॉल, खलवी दीवार। और जब खलवी दीवार निकाल दिया तो उसका नाम क्या बन गया, प्रोटोप्लास्ट। अब क्या होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं। इसका मतलब क्या हो गया, हमने पढ़ा हुआ है कि पौधों के अंदर खास बात क्या होती है, पौधों के अंदर खास बात ये होती है कि उनके पास एक तो पार्ट वो होता है जिसको आप क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाजू में यहां पर क्या होती है, याद आ रहा है ना, हार्ड कवरिंग होती है और इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, सेल वॉल।
क्या कहते हैं उसको, सेल वॉल। तो अगर आपने ये सेल वॉल रिमूव कर दिए तो आप सेल के पास सिर्फ क्या बचेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसीलिए उसका नाम क्या बन गया, प्रोटोप्लास्ट। तो यहाँ याद रखना है कि हम ये कहते हैं कि सिंगल सेल को साइंसदानों ने निकाले, आइसोलेट किए, फिर उसके अतराफ में जो सेल वॉल थी मंसूर मियां उसको उन्होंने डाइजेस्ट कर दिए, जायल कर दिए, खत्म कर दिए। अब जो पीछे बच गया हिस्सा, वो जो पीछे बच गया हिस्सा उसका नाम क्या रख दिया, प्रोटोप्लास्ट। क्यों, क्योंकि उसके बाहर की जो आखिरी लेयर है वो कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसको हम उर्दू में क्या कह रहे थे, खलवी झिल्ली, क्या कह रहे थे, खलवी झिल्ली। नाउ पौधों की दो मुख्तलिफ वैरायटी से अलहदा किए गए प्रोटोप्लास्ट, हर एक प्रोटोप्लास्ट एक मतलूबा खुसूसियत से हुए तो एक दूसरे में उनको क्या करेंगे, जम कर देंगे। तब इस कंडीशन को कहा जाता है हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। क्या बोला जाता है, हाइब्रिड। ना बात को समझो, आपने क्या किए, आपने एक पौधा लिए ए, दूसरा पौधा लिए बी। इस पौधे की खास बात यह है कि इसकी जो पैदावार है, ये पैदावार इसकी क्या है, ज्यादा है, और ये जो दूसरा जो पौधा है इसमें बीमारी से क्या है, मुदाफियत है। तो आपको ये कैरेक्टर भी चाहिए, आपको ये कैरेक्टर भी चाहिए। पहले आप क्या करते थे, पहले आप क्या करते थे, इनका क्रॉसिंग करवाते थे। क्रॉसिंग करवाने में आपको पूरा एक पौधा चाहिए था, याद आ रहा है ना, पूरा एक पौधा का चाहिए था, पूरे दो सीड आप उनके बीच में क्रॉसिंग करते थे। यहां पर अब आपको पूरा पौधा नहीं चाहिए, यहां पर आपको पूरा सीड नहीं चाहिए, यहां पर आपको सिर्फ क्या चाहिए, सिंगल सेल। तो आप उस पूरे पौधे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो पौधे की ग्रोथ चलते रहेंगे। आपने सिर्फ क्या किया, उसका एक सेल लिया और लैब में चले गए, लैबोरेटरी में चले गए, और लैबोरेटरी में अब आप काम कर रहे हैं, तो आप सिंगल सेल का इस्तेमाल करके कर रहे हैं। तो सिंगल सेल में आपने क्या किया, पहले सबसे पहले सेल वॉल निकाला, सेल वॉल निकालने के बाद आपके पास क्या बच गया, प्रोटोप्लास्ट। तो आपके पास क्या हो गया, एक प्रोटोप्लास्ट इसका आ गया और दूसरा प्रोटोप्लास्ट का आ गया। अब आपने इन दोनों प्रोटोप्लास्ट को एक दूसरे के साथ क्या कर दिया, फ्यूज कर दिया, तोड़ दिया। यानी अगेन आपने यहां पर कौन सी वाली टेक्निक का इस्तेमाल किया, हाइब्रिडाइजेशन। आपने दो अलग अलग खुसूसियात को एक दूसरे के साथ ला दिया, उसी को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन यहां पर हाइब्रिडाइजेशन में आपने किसका इस्तेमाल किया, प्रोटोप्लास्ट। किसका इस्तेमाल किया, प्रोटोप्लास्ट। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। क्या बोला जा रहा है इसको, हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। यानी ऐसा प्रोटोप्लास्ट जिसके अंदर दोनों भी न्यूक्लियस है, दोनों भी पौधों की खुसूसियात है, दोनों भी पौधों के कैरेक्टर है। ठीक है। नाउ जिन्हें एक नए पौधे की शक्ल में मजीद आप क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। यानी अब आप ये सेल लेंगे और इस सेल को अगेन टिश्यू कल्चर टेक्निक करेंगे, यानी न्यूट्रिएंट मीडियम पे रखेंगे। नाउ न्यूट्रिएंट मीडियम पे जैसे रखेंगे अब उसके अंदर से डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, समझ रहे हैं। तो इन हाइब्रिड्स को आप क्या करेंगे, सोमैटिक हाइब्रिड बोलेंगे, और इस अमल को अब क्या बोला जाएगा, सोमैटिक हाइब्रिडेशन। ना पहले मेरे को ये बताइए कि अब यहाँ क्यों सोमैटिक हाइब्रिड बोल रहे हैं, सोमैटिक सेल से, स्टेम सेल नहीं, सोमैटिक सेल से ये सेल लिया हुआ है। अगर गैमेटिक से लेते तो गैमेटिक बोलते हैं, लेकिन ये लिया हुआ कहां से, सोमैटिक। सोमैटिक मतलब वो सेल जो जिस्म के पार्ट बनाते हैं, वो सेल जो बॉडी के पार्ट बनाते हैं उनको बोला जाता है सोमैटिक सेल। तो लीफ क्या है, बॉडी का पार्ट है। टिश्यू क्या है, शूट क्या है, बॉडी का पार्ट है। रूट क्या है, बॉडी का पार्ट है। इसका मतलब जब आपने सेल लिए जो बॉडी पार्ट से निकाले हुए, इसलिए अब इसका नाम उन्होंने दूसरा क्या रख दिया, सोमैटिक हाइब्रिड। और इस टेक्निक का नाम क्या रख दिया, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। याद रहेगा। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन ही कौन है, प्रोटोप्लाज्मिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। नाउ एक ऐसी सूरत हाल का तस्वुर कीजिए जब एक टमाटर का प्रोटोप्लास्ट हो और आलू के प्रोटोप्लास्ट हो, उन दोनों को आपने जम कर दिया, तब क्या होगा, आलू और टमाटर की खुसूसियत क्या हो जाएंगी, एक ही पौधे में आ जाएगी। अब ये जो नए हाइब्रिड पौधे हैं इनको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन उनको उगाना शुरू करेंगे। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा किया जा चुका है जिसके नतीजे में हमको क्या मिलता है, पोमैटो। क्या मिला, पोमैटो। पोमैटो मतलब अब तुमको अलग से आलू लेना नहीं है, अलग से आलू नहीं लेना, अलग से टमाटर मार्केट में खरीदना नहीं, आप जाके क्या खरीद लो, पोमैटो। यानी आपको 10 रुपए इसमें देना पड़ रहा था, 10 रुपए इसमें देना पड़ रहा था, नहीं,
अब आपको कोई सब्जी बनाना है जिसमें आप टोमेटो और पोटैटो यूज करते थे, उसके बजाय आप टोमेटो यूज कर लो, आपको दोनों का मजा आ जाएगा। यानी आपकी पैसे भी कम हो गए और पैदावार भी क्या हो गया, इजाफा। तो इस तरह से तो तश्कील हुई, मगर बदकिस्मती से इस पौधे में सनती इस्तेमाल के लिए तमाम मतलूबा खुसूसियात का इश्तराक नहीं है, इसलिए हम बच गए। ठीक है, इसलिए आज मार्केट में टोमेटो हमको देखने को नहीं मिलता। यानी एक जगह से पकड़ते तो नरम रहता, दूसरी जगह से पकड़ते तो सख्त रहता। टोमेटो बनता ना, आलू और टोमेटो। अब ये तो यार उनको ही पूछना पड़ेगा, भाई ये दिखता कैसा है। खच्चर को तो देखे थे हमने, वो समझ में आता है, ये तो नहीं समझ में आएगा, है ना। हाँ याद आया, मैंने इसीलिए बोला एनिमल हाइब्रिडाइजेशन वाली टेक्निक कि सेम वहां पर भी इसी तरह से किया गया था। दो मुख्तलिफ अनवा के दरमियान, दो मुख्तलिफ स्पेशीज के बीच में, वैसे ही यहाँ पर भी दो स्पेशीज अलग अलग है। ठीक, समझ गया मैं। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने दिया है कि प्लांट सेल है, ये भी एक प्लांट सेल है। इस प्लांट सेल को रिमूव करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, एंजाइम्स का। एक एंजाइम कौन है, सेल्यूलेज, दूसरा एंजाइम कौन है, पेक्टिनेज। उससे क्या मिलेगा आपको, प्रोटोप्लास्ट। फिर आपको दो प्रोटोप्लास्ट को आपने फ्यूज करना है, उसकी वजह से सेल फ्यूजन होगा, फिर आपके पास न्यूक्लियर फ्यूजन होगा और आखिर में क्या बनेगा, सोमैटिक हाइब्रिड। और ये सोमैटिक हाइब्रिड को फिर आगे आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन के लिए क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक, बहुत आसान है, बहुत आसान। अभी सोचो ना भाई, मतलब लोगों ने किया ना, रिसर्च किया, तहकीक किए, लोगों ने काम किया। अगर नहीं करे होते तो तब हम बोलते हैं वो मुश्किल है, लेकिन ये काम तो लोगों ने किया है ना। हिमालय पे जाना मुश्किल है क्या आज, नहीं, क्योंकि लोग जाकर आए। मरीख पे, चांद पे जाना मुश्किल है क्या आज, उस वक्त बोलते हैं हम मुश्किल है जब लोगों ने नहीं किया होता। आज तो ये सारी चीजें आसान है, समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए, इसमें कोई डाउट है क्या बच्चों। अब ठीक, चलिए, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहा जाए।